और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पिछले कई दिन से आप सुन रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बिहार में, लेकिन बिहार में बाबा बागेश्वर को अब तक चुनौती दी जा रही थी, अब लड़ाई पहुंच गई है। हिंदू राष्ट्र पर औकात दिखा देंगे, यहां तक पहुंच चुकी है लड़ाई। बिहार में बाबा का दरबार लग रहा है, लाखों की भीड़ जुटी है। बाबा हिंदू राष्ट्र, सनातन और रामराज की बात दोहरा रहे हैं, लेकिन अब बिहार में खासतौर पे वो लोग जो तेजस्वी, तेज प्रताप, नीतीश के करीबी है, वो अब कह रहे हैं कि बाबा को औकात दिखा देंगे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। तेज प्रताप ने कड़े तेवर रखे थे बाबा के खिलाफ, सीधे ललकार रहे थे बाबा को, लेकिन तेजस्वी यादव के तेवर नर्म है। क्यों, यह भी आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जरा पहले सुनिए। बाबा से पूछा जा रहा है राम राज और हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा की हैसियत क्या है, सुनिए जरा। भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। जय सिया राम। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहां पहुंचा रहे हैं। बिहार में बाबा है, रामराज और हिंदू राष्ट्र की लड़ाई अब औकात और सियासत तक आ गई है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाने पर काम कर रहे हैं, तो आरजेडी पूछ रही है बाबा की हैसियत क्या है, बाबा बागेश्वर की बिसात क्या है जो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहां पहुंचा रहे हैं। बाबा सियासी लड़ाई में फंसे हैं। इस बीच बाबा के समर्थन में खड़ी बीजेपी ने अब नीतीश का पर्चा निकालने की मांग कर दी है। बाबा बागेश्वर उनकी पर्ची खोल करके उनके असली चेहरे को सामने लाएं तो बहुत अच्छा, ना लाएं जनता देख रही है। बाबा के खिलाफ जंग की शुरुआत करने वाले तेज प्रताप तो मौन है, लेकिन आरजेडी के दूसरे नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। टेंट पर कुछ लोग तो साउंडई की टेबल पे चढ़े। इन बंदरों से हनुमान जी बचाएं। जय हो बिहार के बंदरों, जय हो जय हो। अरे टेंट से तो नीचे आ जाओ, कि टेंट लेके आओ। आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे, आ जाओ। वाह वाह, बहुत अच्छा है। आइए अब मैं आपको बताता हूं, बाबा बागेश्वर 17 तारीख तक बिहार में है, लेकिन इस दौरान बाबा पर हमले भी हो रहे हैं, तो बाबा के साथ भी आकर लोग खड़े हैं। बाबा पर कौन कौन हमलावर है, देखिए जरा कौन कौन बाबा के साथ है। पूरी बटालियन आप देख रहे हैं, ये नेताओं की टीम बाबा के साथ है और ये टीम बाबा के खिलाफ है। देखिए सबसे पहले आरजेडी के बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा पर बड़ा हमला किया। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं तेज प्रताप के चुप होने पर दूसरे नेताओं ने मोर्चा खोल दिया, तेज प्रताप खामोश है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बाबा पर निशाना साधा, कहा बाबा बागेश्वर की राम राज्य की हैसियत नहीं, बाबा बागेश्वर की औकात क्या है, वो यहां तक आ गए। उनकी औकात क्या है जो ऐसा कहेंगे। बाबा राजनीतिक एजेंडे के तहत बिहार आए हैं। गिरिराज जैसे नेता बाबा के स्वागत में खड़े। बाबा कल के लड़के हैं, उनमें आखिर ऐसा क्या है। गिरिराज सिंह ने कहा वोट के लिए अंधे हो गए आरजेडी के नेता। यह सरकार इस्लामिक स्टेट समर्थन की है, यह सरकार तुष्टीकरण की सरकार है। पटना में इस्लामिक स्टेट बनाने की योजना बना रहे थे। भारत की पहचान सनातन से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका यही कहना है कि मैं बालाजी से अर्जी लगाया। बाबा बागेश्वर इनका पर्चा खोलेंगे, यानी बागेश्वर बाबा नीतीश का पर्चा खोल दें। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा,
धीरेन्द्र शास्त्री देश नहीं चलाएंगे। ये लोग बाबा नहीं है, पटना आते बीजेपी के एजेंट होने का सबूत दिया है। गैर संवैधानिक बातें नहीं होनी चाहिए, ये पर्चा निकाल रहे हैं। राम रहीम का भी पर्चा निकला, वो देश ने देखा। आसाराम बापू का भी पर्चा निकला इस देश में, अब इनका पर्चा भी निकलेगा। शक्ति सिंह कह रहे हैं। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वैसी। संतों का अपमान करना ठीक नहीं है। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संविधान बदल देंगे। डिप्टी सीएम यूपी के केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो साधु संत हैं, प्रवचन करते रहते हैं, उनकी बातों से आरजेडी को मिर्ची क्यों लग रही है। जगदानंद सिंह कह रहे हैं संत परंपरा को खराब किया जा रहा है, बाबा बागेश्वर अपना एजेंडा चला रहे हैं। रामकृपाल यादव बिहार के बड़े नेता कह रहे हैं आरजेडी की सोच बहुत संकुचित है, बाबा बागेश्वर सनातन की बात करते हैं। इस सियासी घमासान के बीच इन सीनियर नेताओं को सुनिए क्या कह रहे हैं। रामराज माने उनकी, हमको नहीं लगता है कि उनकी औकात और हैसियत आप बहुत बढ़ा करके देख रहे हैं। हमने आपको कहा कि सुग्गा निकालने वाला जो है पर्ची, तो आप उस आदमी को कहां पहुंचा रहे हैं, उसका कोई महत्व ही नहीं। हमको ये लगता है कि ये आदमी की जो धार्मिक वृत्ति है उसको एक्सप्लॉइट करके आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद वो उनका एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बाबा बागेश्वर उनकी पर्ची खोल करके उनके असली चेहरे को सामने लाएं तो बहुत आज हम उससे सावधान भी रहने की जरूरत है। जनता सावधान भी है कि भारत की पहचान सनातन से है, भारत की पहचान इस्लामिक स्टेट से नहीं। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व में ये नहीं है, हिंदुत्व में ये है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। हनुमान जी की कथा का, भगवान कृष्ण की कथा का, राम की कथा का, ऐसी पौराणिक कथाओं का विरोध करना अच्छी बात नहीं है। जिनको शंका है वो आकर के सुने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो हनुमान जी की कथा कहने वाला अगर बीजेपी का एजेंट कोई भी बोलता है तो मैं तो इसको बहुत सम्मान मानूंगा। साधु संत हैं, अपना उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है मैं उसमें कोई बयान दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। देश में तमाम हमारे पूज्य संतगण सत्संग करते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं और आप सब लोगों से बातचीत करते रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो मिर्ची ये रजत वालों को क्यों लग रही है। अब सोचिए जरा, बाबा का इतना क्रेज क्यों है, क्यों हजारों लाखों की भीड़ बाबा को देखने सुनने के लिए पहुंच रही है। जरा देखिए भीड़, ये देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी कदम रखने की जगह नहीं। लोगों के हाथों में पंखे नजर आ रहे हैं, पंखे डुला रहे हैं। देखिए लोग गर्मी में भी बाबा के लिए इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं। चिलचिलाती गर्मी है बिहार में, पंखा झल रहे हैं लेकिन बाबा को सुन रहे हैं। सोचिए जरा बाबा का क्रेज है क्यों, बाबा बागेश्वर को लोग इतने सुनने क्यों आ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्यों इतनी बढ़ रही है। आखिर बाबा ने ऐसा कौन सा करिश्मा कर दिया, बाबा ऐसी कौन सी बात कहते हैं, लोगों का बाबा से इतना लगाव क्यों है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसकी 6 बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह हिंदू राष्ट्र। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है, जल्द घोषणा हो उनका कहना है। हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, हम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करते हैं, उन्होंने कहा। दूसरी वजह अखंड भारत। बाबा कहते हैं, बाबा बागेश्वर का सपना है अखंड भारत बनाने। पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं बाबा। एशिया के सभी लोगों में राम कृष्ण का खून है, बाबा का कहना है। बाबा का तीसरा एजेंडा है सनातन। सनातन को राष्ट्रीय धर्म घोषित कराना बाबा का मकसद है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म। सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला। बाबा का चौथा मकसद है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग। संविधान की मूल प्रति पर राम की तस्वीर लगी है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए, बाबा का कहना है। मानस राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा तो राम राज आएगा। बाबा का तीसरा मिशन है राम राज। हिंदू राज का मतलब है राम राज से।
रामराज एक आदर्श शासन व्यवस्था है, नीति और मर्यादा पर आधारित राज्य होगा, इसमें किसी से भी भेदभाव नहीं हो सकता है। और आखिरी में बाबा की कोशिश है घर वापसी, इस मिशन पर वो लगे हुए हैं। घर वापसी के लिए अभियान चला रहे बाबा बागेश्वर। बाबा का धर्म परिवर्तन रोकने का भी लक्ष्य है। ये 6 एजेंडे हैं बाबा के। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जब बाबा के समर्थक और भक्त जो पहुंचे थे पंडाल में, उनसे पूछा गया कि बाबा बागेश्वर से आरजेडी के नेता पूछ रहे हैं आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है रामराज बनाने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो बाबा के भक्त नाराज भी हुए, आग बबूला भी हुए। सुनिए जरा। बिल्कुल राममय हो रहा है और हिंदुत्व के लिए राममय हो रहा है। जिस तरह से बिहार में हम देखे हैं, हम क्यों ना ऐसे बाबा जो हिंदू के लिए बात कर रहे हैं इनके समर्थन में ना आए। 1-2 दिन में हो सकता है तेजस्वी यादव या लालू यादव जरूर मिलेंगे, जैसा हमें पता चल रहा है। वो बैक दरवाजे से कोशिश कर रहे हैं कि बाबा का एक बार दर्शन हमें भी हो जाए, नहीं तो ये हिंदू का वोट जो है वो बिखर जाएगा, हमें ऐसा लग रहा है। वो हिंदुओं में एक जागरण कर रहे हैं और रामराज और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसमें वो सफल होंगे। आरजेडी के कहने से नहीं ना होगा। यहाँ मैक्सिमम आदमी तो हिंदू न है। बहुत अच्छे हैं, बहुत इसमें खास है और इनका चरण यहाँ आ गया, अभी से खास क्या हो सकता है। जो भगवान के अवतार है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, उनको देखने मात्र से सब चीज कष्ट दूर हो सकता है। ये राजनीतिक वाला राजनीति करते रहे, धर्म है बागेश्वर बाबा, धर्म अच्छा संस्कार विचार देने के लिए आए हैं। डीएसएस का भी ये पर्चा लहरा रहे थे हमारे ये तेज प्रताप तेजस्वी यादव जी, जो डंटा पार्टी हम ये घेराव कर देंगे, एयरपोर्ट के घेराव कर देंगे, कहाँ गए सब। हिंदू राष्ट्र तो भारत 5000 वर्ष पहले से ही था। बाबा जो कह रहे हैं, जो हमारा अतीत गायब है, उस अतीत का वो भविष्य में निर्माण करना चाहते हैं और उनकी जो बातें हैं वो संपूर्ण रूप से तथ्यता पूर्णतः सत्य होंगी। आज नहीं तो कल भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अब एक बड़ी बात ये कि पिछले कई दिनों से आप किसको सुन रहे थे बाबा के खिलाफ बोलते हुए? तेज प्रताप को। बड़ा भाई अब चुप हो गया है, बाबा के आने से पहले ही बोल रहा था, तेवर दिखा रहा था, लेकिन छोटा भाई नर्म है। छोटा भाई बाबा के लिए कह रहा है और खबर यह भी है कि तेजस्वी यादव बाबा के दरबार में जा सकते थे, जाने वाले थे, तैयारी यह भी थी, न्योता भी दिया गया था। लेकिन जरा दोनों भाइयों के अलग अलग तेवर देखिए, एक कठोर है तो दूसरा नर्म। तेज प्रताप ने एयरपोर्ट पर बाबा को रोकने की चेतावनी दे दी थी कि घुसने नहीं दूंगा। बाबा को बिहार आने से रोकना चाहते थे तेज प्रताप ने विरोध के लिए संगठन तक बना दिया। संगठन में तेज प्रताप ने आर्मी तक तैयार कर ली। आरएसएस की तर्ज पर संगठन का नाम भी डीएसएस रख दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवक संघ। तेज प्रताप ने लाठी गैंग भी तैयार कर लिया, उस गैंग को ट्रेनिंग भी दे ली। बाबा के पटना आने के बाद से तेज प्रताप शांत है। तेज प्रताप का लाठी गैंग कहीं नहीं दिख रहा। वहीं तेज प्रताप के भाई, छोटे भाई तेजस्वी को बाबा बागेश्वर ने दरबार में आने का न्योता भेजा। बाबा बागेश्वर ने नीतीश और लालू को भी न्योता भेजा था। तेजस्वी के दरबार में जाने की भी अटकलें थी कि तेजस्वी बाबा के दरबार में जाएंगे। बाद में तेजस्वी ने व्यस्तता का हवाला दिया कि वो व्यस्त है इसलिए नहीं जा सकते। तेजस्वी ने बाबा बागेश्वर को लेकर कुछ नहीं कहा। तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं लेकिन तेजस्वी चुप है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जरा। तेजस्वी से पहली बार बाबा बागेश्वर पर सवाल पूछा गया, उन्हें न्योता भेजा है, बाबा ने यह पूछा गया, उस पर क्या बोले डिप्टी सीएम सुनिए। पटना में आपको भी एक बात समझिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर बिहार सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने यू टर्न ले लिया, खासतौर पे मंत्रियों में मैं बात करूंगा तेज प्रताप की। ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये पंडाल के बाहर की भीड़ है। हजारों की भीड़ जो पंडाल के बाहर आप देख रहे हैं, ये बाबा बागेश्वर के दरबार में शामिल होने के लिए आई। बाहर दिख रही भीड़। अब जरा मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए।
और इतनी लंबी चौड़ी भीड़ है कि 10 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। बाबा बागेश्वर खुद अपने पंडाल तक पहुंचने के लिए उन्होंने कहा मुझे 2 घंटे लग गए। बिहार की सड़कों पर इतना जाम है कि पहुंचने की स्थिति में नहीं है, इसलिए भाई अब मत आओ, इतनी भीड़ आ गई। अगली तस्वीर दिखाई, पंडाल के अंदर देखिए। अब ये पंडाल के अंदर की भीड़ है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चल गया कि पंडाल के अंदर की भीड़ आप देखिए और आप अंदाजा लगाइए, देख रहे हैं पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। पंडाल के अंदर इतनी भीड़ है जिससे आपको अंदाजा लगेगा। और लोग देखिए गर्मी में भी बैठे हैं, बाबा को सुन रहे हैं, लोग पंखा चल रहे हैं, बाबा को सुन रहे हैं। और यही जो भीड़ है, ये भीड़ से पता चल रहा है क्या इस भीड़ ने बिहार सरकार को डरा दिया है, क्या इस भीड़ ने बिहार सरकार को जवाब दे दिया है। ये देखिए, ये बाबा के दरबार की एक और तस्वीर है, बाबा लोगों से मिले, ये वो तस्वीर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या भक्तों में इतनी बड़ी ताकत है कि बिहार सरकार अब चुप रहना बेहतर समझती है। वो समझ रही है जब बाबा को सुनने लाखों लोग आ रहे हैं। ये देखिए जरा, बाबा के दिव्य दरबार में, बाबा के पंडाल में भीड़ ही भीड़ नजर आ रही। तेज प्रताप के विरोध के बीच बाबा ने दरबार सजाया। पटना में बागेश्वर दरबार का तीसरा दिन है। दरबार में रिकॉर्ड लोगों का आने का दावा किया जा रहा है। बाबा के दरबार में भारी भीड़ उमड़ी, कहा जा रहा है 10 लाख लोग आ गए। बाबा ने दिव्य दरबार रद्द करने का ऐलान कर दिया, इतनी भीड़ आ गई। बाबा में बाद में फिर सजा दिव्य दरबार। बिहार के दूर दूर से लोग सुनने पहुंच रहे हैं बाबा को। बिहार की नहीं, नेपाल से भी दरबार में पहुंच रहे हैं लोग। बाबा की भक्त मुन्नी खातून बाबा से मिलने पहुंची। गरीबी से परेशान मुन्नी ने घंटों तक इंतजार किया। बाबा से मिलने के लिए 200 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं। अंगद 200 किलोमीटर से आए बाबा के दर्शन के लिए, 200 किलोमीटर पैदल चलकर आए। दिव्य दरबार कैंसिल करने वाले होने पर बोले, दरबार बाबा बोले कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने इसे कैंसिल किया। भीड़ को रोकने के लिए जानबूझकर ऐलान करना पड़ा, मत आओ। भीड़ कम करने के लिए दरबार स्थगित करने की बात कही। लोगों को घर से ही कथा सुनने का ऐलान करना पड़ा। गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत खराब होने का हवाला दिया, लेकिन तीसरे दिन भी तीनों पंडाल में श्रद्धालु भरे हुए थे खचाखच। राजधानी पटना में कई जगहों पर घंटों जाम लगा रहा। बाबा ने कहा यह पहली कथा है जहां भक्तों को रोका जा रहा है। बाबा बागेश्वर दरबार में भीड़ का रिकॉर्ड बिहार में बन गया है। सुनिए जरा, बाबा बागेश्वर को सामने आकर यह कहना पड़ा कि अब मत आइए, घर पर ही टीवी पर देखिए और सुनिए मुझे कथा को। सुनिए जरा बाबा। 5 दिनों से आने वाले समस्त भारत, केवल भारत के लोग नहीं आए इस कथा में, नेपाल के भी कुछ पगलाए आए हैं। जितना भी श्रोता समुदाय, कल इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि सामने सब जगह एकदम लगे पगला ही पगला नजर। तो हमने कल एक चाल चली कि दरबार नहीं लगना है, आज थोड़ी कम आई, लेकिन कम काहे को, तीनों पंडाल फुल हैं, फिर भी जाम ज्यों का त्यों है। तो एक प्रार्थना है हमारी आज की, जो आज कथा सुन लेना वो कल की कथा घर पे टीवी पे सुनना, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। अब नहीं है व्यवस्था तो क्या करें, अब पूरा क्षेत्र ही जाम है, अब कर भी क्या सकते हैं। अब पहली ऐसी कोई कथा होगी जिसमें भक्तों को रोका जा रहा हो कि आप मत आना। हाँ, और ये भारत का रिकॉर्ड बिहार में ही बन करके रह गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं रिपोर्ट हमारी सहयोगी अंजलि उसी पंडाल में, उसी वातावरण और माहौल में है जहां खचाखच भीड़ है। अंजलि की जरा रिपोर्ट देखिए, कितनी भीड़ है बाबा को सुनने के लिए। लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है, वो अब बेकाबू होती नजर आ रही है। और बाबा बागेश्वर का जो आज दिव्य दरबार लगा था, पहले उन्होंने स्थगन का ऐलान किया, लेकिन अचानक से उन्होंने आज दिव्य दरबार लगाया और इसके चलते लाखों की संख्या में यहाँ पर जो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं वो उमड़ पड़े हैं। कुछ की आज अर्जी सुनी गई है, लेकिन कुछ जो भक्त हैं वो इंतजार करते रह गए। सिर्फ मायूस यहाँ पर वो भक्त नजर आए जो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं, और उनकी आस्था में अभी भी यहाँ पर कमी नहीं देखी जा रही है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं बाबा पर सियासत, सियासी संग्राम आपने देख सुन लिया, और बाबा जिसके लिए जाने जाते हैं उसकी बात करते हैं। बाबा के दरबार में बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, क्या आम क्या खास। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कमलनाथ पहुंचे थे बाबा के दरबार में,
कमलनाथ के अलावा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा के भक्त हैं। शिवराज सिंह चौहान के अलावा ऐसी लंबी लिस्ट है नेताओं की, उनमें नितिन गडकरी भी शुमार है। ये देख रहे हैं मंच पर शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूं बाबा के दरबार में पहुंचने वाले नेता कौन कौन है, कौन कौन भक्त हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा के दरबार में जा चुके हैं। एमपी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जा चुके हैं। अगला नाम पूर्व सीएम कमलनाथ का है, वो भी बाबा के भक्त हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दरबार में पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्र, कांग्रेस विधायक है दिग्विजय सिंह के सुपुत्र है जयवर्धन सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बाबा के भक्त हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बाबा के दरबार में पहुंचे। गिरिराज सिंह तो खुद आरती कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद साहब भी बाबा के दरबार में पहुंचे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, ये वो नाम है जो बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, बाबा की भक्ति में लीन होते हैं, वहां जाकर कथा भी सुनते हैं। सुनिए जरा बाबा ने बिहार में जो आज चमत्कार दिखाया। पहले तो यह था कि दिव्य दरबार नहीं लगेगा, उसके बाद बड़े बड़ों की बोलती बंद कर दी। देखिए जरा। अब ये हमने दोनों पर्चे बना लिए हैं, इसको बंद करके रख दिया है, और ये हमने दफ्ती ली और ये दफ्ती भी रख दी है। अब आप जहां जाएंगी, जिनको उठाएंगी, उन्हीं के ये 2 पर्चे बने हैं, और जिनको आप भेजेंगी और उसके लिए जौन सा भी नंबर आप बोलेंगी उसी के लिए वही नंबर निकलेगा। और आपकी क्षमता नहीं है कि हनुमान जी ने जिनका नाम या जिनकी समस्या लिखवा दी है उसके अलावा तुम किसी को ले आओ। अगर ले आओ तो हम तुमको बहादुर मानेंगे और आज से ही गद्दी पर बैठना छोड़ देंगे। हम पढ़ के बोले, विगत 4 साल से घर में दिक्कत, बालक चल नहीं पाता है, झटका बनते हैं, पैर की नसें टेढ़ी हो गई हैं। गंसू कुमार को आराम लगेगा, चिंता ना करें, धाम पर लेकर के आ जाएं, आज से ही आराम प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बिल्कुल मत रोइए, क्या बात एकदम सही? कोई संदेह? चलो रो मत। ये झटका में आज से ही आराम लगेगा, पूरे शरीर में दिक्कत हो जाती है। हमने इसमें मंत्र लिखा, उसको आपको जो है जाप करना है, भभूति वहां से ले लो, हम सेना अभी भेज देते हैं। आप रोना बंद करो, जाओ। जब से आपसे मिल देखे आपको, तब से सन्यासी बाबा ने मुझे खुद स्वप्न में बोला कि तुमको मिलाएंगे, तुमको मिलवाएंगे। वाह। और फिर केला का सन्यासी बाबा ने बोला? हाँ, सन्यासी बाबा ने बोला था। हैं? और केले का दर्शन भी हुआ था फिर। अरे वाह वाह। और फिर एक दिन और दर्शन हुआ था, याद नहीं है। चलो पूछो, क्या प्रश्न पूछना है? गुरुजी मेरे को इष्ट हमारे कौन है, मेरे भगवान कौन है, ये पूछना था। और फिर गुरुजी मेरे को भक्ति कैसे मिलेगी? ठीक। और गुरुजी मेरा ये शरीर है, इसको आप निर्मल कैसे करोगे प्रभु? ठीक, कोई बात नहीं। बहन जी अब इनका तो एक ही बचा है, यही वाला खोल दे। सिर में बोझ ना लें, भक्ति बढ़ेगी। आपके इष्ट कृष्ण भगवान है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, भक्ति का आशीर्वाद चाहती हैं। निर्मल भक्ति आपको ठाकुर जी की प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कर्नाटक में आखिर किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा और यह सरकार कितने दिन चलेगी। अब तक मुख्यमंत्री के ना नाम पर फैसला हुआ, न मोहर लगी। ये एक दावेदार डीके शिव कुमार जो अपना दावा ठोक रहे हैं कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। अगली तस्वीर दिखाइए। सिद्धरामैया, कांग्रेस के सीनियर नेता सिद्धरामैया कह रहे हैं मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। 2 बड़े दावेदार हैं, दोनों अपना अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, खींचतान चल रही है। आपको बताऊं कि डीके शिव कुमार बेंगलुरु में है, सिद्धरामैया दिल्ली आ गए हैं। सवाल यह, इस खींचतान के दरमियान कर्नाटक के लोगों को कितने दिन की सरकार मिलेगी, कितने दिन यह सरकार चलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का किंग कौन? सिद्धरामैया,
डीके शिव कुमार या कोई और? ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि इस सवाल में पूरी कांग्रेस उलझ गई। विधायकों में एक मत नहीं है। जो कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं, वो दूसरे के नाम पर सहमत नहीं है, और गांधी परिवार में भी इस पर जमकर खींचतान चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिना किसी नतीजे के दिल्ली आ गए। सिद्धरामैया भी दिल्ली पहुंच गए, लेकिन डीके शिव कुमार बेंगलुरु से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ताल ठोक रहे हैं। My aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. A single man with courage makes a majority. I have proved it. हालांकि पार्टी की बैठकों में मुख्यमंत्री पद के दोनों बड़े दावेदार एक दूसरे के साथ बैठ भी रहे हैं, बर्थडे केक भी काट रहे हैं, एक दूसरे को केक का स्वाद भी चखा रहे हैं, लेकिन सीएम पद का स्वाद छोड़ने को तैयार नहीं। तो ऐसे में सवाल ये कि कर्नाटक में आखिर सीएम कौन बनेगा? चाहे जो भी बने, कितने दिन सरकार चलेगी? इसलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक में जीत कर भी कांग्रेस हार जाएगी। अब बड़ी बात यह है कि आखिर मुख्यमंत्री बनाने का फॉर्मूला क्या है कांग्रेस के पास, और ये जो फॉर्मूला ये बता रहा है ज्यादा दिन सरकार नहीं चलने वाली है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, दोनों सीट को निहार रहे हैं, किसे मिलेगी कुर्सी। दोनों की निगाह से पता चल रहा है, दोनों चाह रहे हैं बस मिल जाए। कर्नाटक में सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस में सीएम की रेस में कई दावेदार हैं। अब तक 4 उम्मीदवार हैं, 2 प्रबल दावेदार हैं। 5वां नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का भी चल रहा है वैसे, लेकिन सिद्धरामैया और शिव कुमार फ्रंट रेस पर है। दोनों के नाम पर आलाकमान विचार कर रहा है। दोनों आलाकमान को अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के नाम पर सहमत नहीं है। इस बीच एक फॉर्मूले की खबर आई जिसमें सिद्धरामैया 2 साल सीएम और शिव कुमार उसके अगले 3 साल। लेकिन कांग्रेस में इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है, क्योंकि पार्टी को इसमें फायदा नजर आ रहा है। सिद्धरामैया कुरुबा समुदाय से आते हैं और कुरुबा वोटर ने कांग्रेस को वोट किया है। कर्नाटक में 8% कुरुबा वोटर है। कुरुबा वोटर को यह कांग्रेस का तोहफा होगा अगर सिद्धरामैया सीएम बनते हैं। कुरुबा को यह तोहफा 2024 में काम आएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उनसे वोट चाहिए ताकि इस बार बीजेपी को कर्नाटक में रोका जा सके। अगला नाम है डीके शिव कुमार। शिव कुमार वोकालिंगा जाति से आते। वोकालिंगा से ने इस बार कांग्रेस को भर भर कर वोट किया, जो कि आमतौर पर कुमारस्वामी को वोट करते थे। डीके शिव कुमार 3 साल सीएम होंगे तो वोकालिंगा संतुष्ट होंगे कि हमारा मुख्यमंत्री है। लोकसभा चुनाव में वोकालिंगा कांग्रेस को वोट करेगी, क्योंकि 14% आबादी वोकालिंगा की है कर्नाटक में, जो लिंगायत के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। इस फॉर्मूले का एक और फायदा है, वो ये कि अगर सिद्धरामैया फेल हो जाते हैं तो कांग्रेस के पास डीके शिव कुमार जैसा चेहरा है, जो पार्टी के लिए लंबी पारी खेलने को तैयार है। क्योंकि सिद्धरामैया की उम्र हो गई 76 साल और डीके शिव कुमार की उम्र है 61 साल, 61। लेकिन इस फॉर्मूले में भी पेच है। आला कमान इस पर विचार कर रहा है, मगर शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि यह फॉर्मूला सिद्धरामैया को सूट नहीं कर रहा है। उन्होंने खड़गे को अपनी राय बता दी है। इस बीच सिद्धरामैया दिल्ली आ चुके हैं। खबर है कि सोनिया गांधी से मिलेंगे, जबकि डीके बेंगलुरु में डटे। आलाकमान के बुलावे पर भी नहीं गए डीके शिव कुमार। डीके ने इशारा साफ कर दिया है कि मैंने इतनी मेहनत की है, इसके बाद भी अगर मुझे दिल्ली आकर अपनी ताकत दिखानी पड़े तो मेरी मेहनत बेकार है। सुनिए जरा रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। राजनीति में इच्छा स्वाभाविक है। राजनीति में स्टेट को लीड करने की इच्छा में कोई गुरेज या बुराई नहीं मानी जानी चाहिए, और सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। राजनीति में इच्छा रखना कोई बुराई नहीं, वो स्वाभाविक है कि हम सब अपने अपने प्रांत का नेतृत्व करना चाहते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, डीके शिव कुमार ने खुलेआम धमकी दे दी है। डीके शिव कुमार की सीधी धमकी है कि मेरी वजह से पार्टी जीती है। देखिए शिव कुमार कर्नाटक में वहां से ही जोर लगा रहे हैं, मेरी वजह से पार्टी जीती है। डीके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास ज्यादा विधायक हैं,
मेरे साथ 135 विधायकों की ताकत है। सिद्धारमैया दिल्ली से ताकत लगा रहे हैं और डीके शिव कुमार कर्नाटक से। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि जमीन पर दोनों में से किसके पास कितनी ताकत है। वोटिंग हो चुकी है बाकायदा। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में थे, बैलेट बॉक्स रखा गया, बॉक्स पे वोटिंग हुई है। देखिए जरा, सूत्र ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया के पास 80 विधायकों की ताकत है। शिव कुमार कह रहे हैं मेरे पास 40 विधायकों की ताकत है। ये बैलेट बॉक्स में। कर्नाटक में पहचान कौन जैसा मामला चल रहा, केवल कयास लग रहे हैं, नाम सामने नहीं आए। खबर है कि विधायक सिद्धारमैया को चाहते हैं। विधायक दल की बैठक में वोटिंग से पता चला है, बैठक में बेंगलुरु के शंग्रीला होटल में बैठक बुलाई गई। 135 विधायकों में से 80 विधायक सिद्धारमैया के साथ। बैलेट में 40 विधायकों का समर्थन डीके शिव कुमार को मिला है। एमबी पाटिल और परमेश्वर के साथ भी कुछ विधायक हैं। इक्का दुक्का विधायकों ने खड़गे को भी वोट किए। सच क्या है, वोटिंग का बक्सा खुलने पर पता चलेगा। कांग्रेस वोटिंग का बक्सा लेकर दिल्ली आ गई, यानी ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बॉक्स बंद करके पैक करके दिल्ली आ गई है कांग्रेस। आलाकमान के सामने इस बक्से को खोला जाएगा। जिसके पास बहुमत होगा उसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन सीएम वही बनेगा जिसे आलाकमान चाहेगा। और इस रेस में सिद्धारमैया और डीके फ्रंट रनर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दोनों में से ताकतवर है कौन। बहुत मुश्किल में इस वक्त कांग्रेस कि किसको चुना जाए। कांग्रेस के लिए दूसरी बड़ी परेशानी है कि किसको किनारे लगाया जाए, क्योंकि दोनों की ताकत में कोई कमी नहीं है। देखिए जरा, दोनों पॉलिटिकल बॉक्सर हैं, देख रहे हैं आप, अपनी अपनी पॉलिटिक्स में दोनों बॉक्सर हैं। सिद्धारमैया भरोसेमंद है, उनका अपना जनाधार है, कर्नाटक में सबसे अनुभवी है, उनकी पार्टी पर बहुत अच्छी पकड़ है, उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं, जेडीएस में रहे हैं, इसलिए उनके पास दांवपेच भी है जो उन्हें 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा काम आएगा पूरी कांग्रेस को कर्नाटक में, क्योंकि जेडीएस का वोट तेजी से खिसक रहा है और यह वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सिद्धारमैया को सोनिया और राहुल का समर्थन भी। सिद्धारमैया गांधी परिवार के प्रति वफादार भी रहे। सिद्धारमैया करोड़पति हैं, उनकी संपत्ति करीब 19 करोड़ रुपए की। नेता के तौर पर उनकी संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं है और यहां पर वो डीके शिव कुमार से पिछड़ जाते हैं। दूसरा बॉक्सर देखिए जरा, डीके कांग्रेस के लिए हनुमान है, संकट मोचक, हर मुसीबत पर पार्टी के साथ रहे, आलाकमान के प्रति वफादार है, चुनाव में उन्होंने काफी मेहनत की है। कर्नाटक में कांग्रेस के कद्दावर नेता है, कर्मठ और फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। फिलहाल कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ऐसे में पार्टी पर मजबूत पकड़ भी इनकी है। 2 बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इनके पास डिप्टी सीएम का अनुभव है, इस बार वो मौका चूकना नहीं चाहते। डीके शिव कुमार को प्रियंका का समर्थन है, प्रियंका की चली तो सीएम की शपथ डीके शिव कुमार लेंगे। 1-2 दिन में उनकी किस्मत तय हो जाएगी। 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि डीके शिव कुमार की आगे राह क्या है। उनके पास सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति है, 1400 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है शिव कुमार की। 2018 में इनके पास 840 करोड़ की संपत्ति थी इनके, लेकिन 5 साल में करीब 600 करोड़ बढ़ गई। सियासत में संपत्ति के ऐसे जादूगर कम आते हैं और इसलिए कांग्रेस के लिए मुफीद हो सकते हैं। सुनिए जरा, डीके शिव कुमार किसी मामले में कम नहीं रहना चाहते हैं। दिल्ली में सिद्धारमैया है, लेकिन बेंगलुरु से पिछले 24 घंटे में कई बार मीडिया कैमरों के सामने आकर इशारों में कह चुके हैं कि मैं भी दावेदार हूं, किसी से कम नहीं हूं, पीछे नहीं हटूंगा। सुनिए जरा। We have under my leadership 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. My aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. I am a man, single man. I believe in one thing. A single man with courage makes a majority. I have proved it. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. तो डीके शिव कुमार को तो आपने सुन लिया, 2/3 के लिए कोई तैयार नहीं है, यानी 2 साल सिद्धारमैया और 3 साल डीके शिव कुमार, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस अपने कई बार हाथ जला चुकी है इस तरह के फॉर्मूले के बाद। उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूं। अब पहला उदाहरण इन दोनों का है, जो भी होगा उससे कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ जाएंगी,
क्योंकि कांग्रेस में फॉर्मूले लागू हो नहीं पाते। एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया वो चिपक जाता है कुर्सी से, फिर छोड़ने को तैयार नहीं। फिर दूसरा धड़ा अपने समर्थकों के साथ अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुर्सी छोड़ नहीं रहा, मैं कहीं और जाता हूं, जुगाड़ में शायद कुर्सी मिल जाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास यही कहता है। ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। उदाहरण ये आपके सामने राजस्थान का एग्जाम्पल है। कांग्रेस ने गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। पायलट को कहा आप इंतजार कीजिए। फॉर्मूला था 2.5 साल, लेकिन पायलट इंतजार करते रह गए। 2.5 साल क्या 5 साल खत्म होने को आ गए, बारी नहीं आई। उल्टे आलाकमान के खिलाफ बगावत कर दी। अब आलाकमान भी लाचार नजर आ रही। सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में भी, कब छोड़ दे कोई नहीं जानता। एक और एग्जाम्पल कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश में सिंधिया ने कांग्रेस को जीत दिलाई। आलाकमान ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। सिंधिया को इंतजार करने को कहा, रुकिए इंतजार करिए, लेकिन कमलनाथ सिंधिया को टारगेट करने लगे। इस काम में उन्हें दिग्विजय का भी साथ मिला। सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए, सरकार गिर गई और कुर्सी भी चली गई। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। टीएस सिंहदेव बड़े दावेदार थे, उन्हें भी कहा गया इंतजार कीजिए। टीएस सिंहदेव इंतजार करते रह गए, बार बार दिल्ली आए, गुहार लगाई, कुछ नहीं मिला। अब वहां चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। एक और नाम, नया एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश। सुखजिंदर सिंह सुक्खू सीएम है इस वक्त। कांग्रेस आलाकमान ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। खबर है कि प्रतिभा सिंह इंतजार कर रही है, लेकिन सुखजिंदर कुर्सी छोड़ने का इशारा, ना छोड़ने का इशारा कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन प्रतिभा सीएम बन पाएंगी इस पर सस्पेंस है। कांग्रेस आलाकमान कमजोर है, ये दिखाता भी है। और इस बीच एक और बड़ी बैठक की खबर मिल रही है दिल्ली में। कर्नाटक दावेदारी का दावा हो रहा है। बड़ी खबर यह कि सिद्धारमैया आलाकमान से मिल रहे हैं, आलाकमान के साथ बैठक कर रहे हैं। बेंगलुरु से दिल्ली आ गए हैं सिद्धारमैया और आलाकमान से मिलकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ विधायकों का समर्थन है, मुख्यमंत्री उन्हीं को होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को एक चीज बीजेपी से सीखने की जरूरत है। जानते हैं क्या? जो कर्नाटक का नाटक चल रहा है, मैंने आपको बताया इससे पहले कई नाटक कांग्रेस देख चुकी है। बीजेपी ने ठान लिया योगी सीएम हो, तो योगी सीएम बन गए। अगली तस्वीर दिखाइए। अगला नाम है, देखिए, देवेंद्र फडणवीस सीएम भी रहे और डिप्टी सीएम भी बन गए। जब सीएम बने उससे पहले कोई नहीं जान रहा था ये सीएम होंगे। जब डिप्टी सीएम बने तब भी कोई नहीं जान रहा था कि डिप्टी सीएम भी हो जाएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। और बीएस येदियुरप्पा भी उनमें शामिल है। जब बीएस येदियुरप्पा को हटाया गया तो लगा बहुत विद्रोह होगा, लेकिन उनको हटाकर बोमई साहब को सीएम बना दिया, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। तो ये जो बुनियादी बात है पार्टी के अंदर, ये सीखने की जरूरत है कांग्रेस को बीजेपी से। ये सारे चेहरे आपके सामने देखिए जरा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। बीजेपी में अनुशासन से समझौता नहीं किया जाता। पार्टी आलाकमान जो चाहता है वो फैसला करता है, सबको मानना पड़ता है। बीजेपी में ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। यूपी से शुरू करता हूं। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2017 में पार्टी को बहुमत मिला। सीएम पद का कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं था कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सीएम पद के कई दावेदार घूम रहे थे, इधर से उधर दबाव डाल रहे थे, प्रेशर लगा रहे थे। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। सबने आलाकमान के इस फैसले को स्वीकार किया। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को दोबारा चुनाव जितवाया। अगला नाम आपके सामने, महाराष्ट्र में शिंदे मुख्यमंत्री हैं। खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। पत्रकार जो बाहर खड़े थे मुख्यमंत्री के घर के बाहर, उन्हें भी पता था कि देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन शिंदे सीएम बने और फडणवीस डिप्टी सीएम। फडणवीस ने ना चाहते हुए भी डिप्टी सीएम का पद लिया। अगला नाम आपके सामने है हेमंत बिस्वा शर्मा का। असम में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे। सर्बानंद की अगुवाई में पार्टी दोबारा जीती, लेकिन आलाकमान ने इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मुख्यमंत्री कौन बना? हेमंत बिस्वा शर्मा। कोई शोर शराबा नहीं। सर्बानंद को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इसलिए कम से कम कांग्रेस को बीजेपी से यह सीखने की सख्त जरूरत है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पूरे तमाशे पर जो हाई पॉलिटिकल ड्रामा कर्नाटक में चल रहा है, इस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। कौन बनेगा कर्नाटका का सीएम नहीं, आपको पूछना चाहिए कौन बनेगा कर्नाटका का सचिन पायलट। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान फिर से कर्नाटका में बनाने की ओर
बढ़ चुकी है कांग्रेस, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल बिगमी और पॉलिटिकल अडल्ट्री की माहिर है। राजनीतिक रसाकशी का, सत्ता के लिए रसाकशी का दिखाई देना शुरू हो चुका है। सवाल ये बनता है कि अब कांग्रेस पार्टी किसको अपना कर्नाटका का सचिन पायलट बनाती है। ये पार्टियों में अक्सर ऐसी बात आती है, लेकिन थोड़ी कांग्रेस में सीधे सीधे जो तलवारें खींचती हैं वो हम लोग ज्यादा देख रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव जीता है, उनको नरेंद्र मोदी जी ने ही बधाई दिया है। हम बहुत लोकतांत्रिक तरह से इन सारी चीजों को देखते हैं। कांग्रेस को बहुत बहुत बधाइयां, लेकिन सीएम के नाम पे इतना सिर फड़ोवल करेंगे तो शायद कर्नाटक को अपने डिसीजन पे पछतावा होगा। अब आपको बताता हूं, कर्नाटक में डिमांड हो रही है कि मुसलमानों ने वोट दिया, इसलिए एक मुसलमान डिप्टी सीएम बनाइए। सीएम तय नहीं है, डिप्टी सीएम की मांग हो रही है। मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाने की मांग है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस के सामने मांग रखी है, कहा चुनाव में वोट दिया अब हिस्सेदारी मिले। चुनाव से पहले की मांग अब पूरे करे कांग्रेस। राज्य सरकार में 5 मुस्लिम मंत्री भी हो, 5 मंत्रियों को मलाईदार विभाग दिए जाएं, गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे विभाग दिए जाए मुसलमान मंत्रियों को, क्योंकि कांग्रेस के 9 मुस्लिम विधायक जीत कर आए, जबकि कांग्रेस ने दिए थे केवल 15 टिकट। कांग्रेस के 72 विधायक मुस्लिमों ने जिताए हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुन्नी वक्फ बोर्ड कर्नाटक के जो अध्यक्ष हैं शफी सदी, वो ये दावा कर रहे हैं, ये उनकी मांग है। एक डीसीएम तो जमाने से हमारा एक ख्वाहिश है और हमारा मुतालबा भी थे, और 2013 में हमें सिद्धरामैया जी को ये बताए थे हमारा एक मुस्लिम को एक डीसीएम बनाना है। लेकिन तो ये साल 88% वोटिंग हमारा मुसलमानों 88% वोटिंग कांग्रेस को दिए, पूरे इत्तेफाक से करे। इसलिए हमारा इसलिए मैं सोशल जस्टिस होना चाहिए, हमारा साथ करेंगे, हमारा उम्मीद है, भरोसा भी है, भरोसा दे चुके हैं। और डीसीएम अगर डीसीएम का डिस्कशन आए तो इंशाअल्लाह मुस्लिम एक डीसीएम को कांग्रेस बनेंगे। तो आइए अब बात करते हैं कांग्रेस के एक और बवाल की। बवाल ये है, बात हम कर्नाटक की कर रहे हैं, लेकिन पायलट भी क्या टेक ऑफ कर लेंगे? हालात ये, तस्वीर दिखाइए जरा, पहली तस्वीर देखिए। पायलट जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे थे, आज आखिरी दिन था, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। सचिन पायलट क्या अगला नंबर है? गहलोत को छोड़कर अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे क्या? जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं उस तरह से ऐसे ही लग रहा है। देखिए जरा, रनवे पर पायलट हैं और कोमा में कांग्रेस है। कब छोड़ दें कोई नहीं जानता। ये मैं क्यों कह रहा हूं? कांग्रेस जीत कर भी हार रही है। कर्नाटक में कांग्रेस बीच मझधार में, राजस्थान में भी कांग्रेस की हालत खराब है। सचिन पायलट ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। एक बार फिर पायलट ने गहलोत पर हमला बोला, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सीधे सवाल उठाए, कहा मेरी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करूंगा। लेकिन इस बार का आंदोलन पूरे प्रदेश में होगा। हम गांव गांव में जनता के साथ पदयात्रा करेंगे, इसके लिए मैं किसी भी कुर्बानी को तैयार हूं। उन्होंने अपनी मांगे पार्टी के सामने रखी है। पहला, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो, दूसरा, पेपर लीक पीड़ितों को मुआवजा मिले, तीसरा, राज्य सेवा आयोग भंग हो, नए सिरे से भर्ती हो। और पायलट ने जन संघर्ष यात्रा के आखिरी दिन यह बात कही है। 5 दिन की उनकी यात्रा आज जयपुर में खत्म हुई। खबर है कि उन्हें धैर्य रखने को कहा गया है, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने के संकेत दिए गए हैं, समर्थकों को टिकट का वादा भी दिया गया है। लेकिन पायलट पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि ये वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। सुनिए जरा, सचिन पायलट ने आज क्या कुछ कहा संघर्ष यात्रा के आखिरी दिन। सत्ता में जब लोग आते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं आता, शासक बैठता है कुर्सी के ऊपर, उसको तेरा मेरा करने का अधिकार नहीं, उसको पक्षपात करने का अधिकार नहीं, उसको न्याय करना पड़ेगा, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, 6 महीने के बाद चुनाव राजस्थान के अंदर है। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा, तो हमारे विरोधी बोलेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैंने कभी किसी को आरोप नहीं किया, मैंने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे मुंह से कभी किसी के खिलाफ एक बुरा शब्द निकला? मुझे बताओ। तो राजस्थान में कब सचिन पायलट उड़ान भर जाए कांग्रेस से कोई नहीं जानता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर,
इमरान खान को मारने की तैयारी बहुत पहले से चल रही। इमरान खान का दावा है पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी पिटाई की गई, बेरहमी से उन्हें पकड़ कर ले जाया गया। उसके बाद आज एक अलग तस्वीर सामने आई। इमरान खान की कोर्ट में पेशी थी। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सर्कस है। पाकिस्तान में लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गए। देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फांद रहे थे लोग, कैसे सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर शायद ही आपने पहले कभी देखी हो कि देश की न्यायपालिका का विरोध वहां के लोग कर रहे हो। लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में, किसी भी मुल्क के लोग हो, उनके लिए न्यायपालिका सबसे ऊपर होती है। लेकिन ये एक अलग देश है जहां इस तरह का सर्कस देखने को मिलता। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये भारी भीड़, लोग अंदर घुस गए। ये भारी भीड़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर थी। ये देखिए, बैरिकेडिंग हटा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर। इमरान खान को फांसी की तैयारी है। दरअसल इमरान खान को कैसे सजाए मौत दे दी जाए, उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया जाए, अब कोशिश ये हो रही है। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान को फांसी की मांग हो रही है। पाकिस्तान में इमरान को फांसी देने की तैयारी है। सेना और सरकार इमरान के खात्मे में जुटे हैं। इमरान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। पाकिस्तानी संसद में इमरान को फांसी देने की मांग हुई। राजा रियाज अहमद ने कहा इमरान को सरेआम फांसी दी जाए। राजा रियाज कभी इमरान की पार्टी में थे, उनके करीबी थे, मगर अब वही रियाज इमरान को कायर बता रहे हैं। पाकिस्तान तोड़ने वाले इमरान ने मुल्क को शर्मिंदा किया है। कोर्ट इमरान के साथ दामाद जैसा स्वागत कर रही है। पाकिस्तानी फौज ने इमरान के खिलाफ खतरनाक प्लान बनाया है। आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और 60 के तहत केस दर्ज किया गया। इस धारा में दर्ज केस का ट्रायल मिलिट्री समरी कोर्ट में चलता है और दोषी होने पर मौत या उम्र कैद जैसी कड़ी सजा मिलती है। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर भी यही केस दर्ज है और कुलभूषण जाधव 7 साल से पाकिस्तान की जेल में। मिलिट्री कोर्ट आमतौर पर सेना के पक्ष में फैसला करती है। पाकिस्तान में सेना इस समय इमरान के एकदम खिलाफ, मतलब मिलिट्री कोर्ट से इमरान को झटका ही मिलने वाला है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह यहां दाल नहीं गलने वाली, बल्कि उन्हें फांसी यानी मौत की सजा मिल सकती है। अब सुनिए जरा, संसद में जिस सांसद ने यह बयान दिया है उन्हें सुनिए जरा। इमरान खान के जारियों और फितरों ने वो काम किया है जिससे हमारे सर उन शहदा के सामने पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ओवैसी को हेमंता की खुली चुनौती। हेमंता बिस्वा शर्मा और ओवैसी एक बार फिर से आमने सामने। हेमंता दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में थे, तेलंगाना। अगली तस्वीर दिखाई जरा। हेमंता, ये देख रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा का रोड शो चल रहा है, खुली चुनौती दे रहे थे। जरा देखिए क्या कुछ कहा हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस रोड शो के दौरान, जो ओवैसी को बहुत चुभा। ओवैसी ने उस पर क्या जवाब दिया है, दोनों मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप देखिए जरा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा 600 मदरसे बंद कर दिए, 300 मदरसे और बंद करूंगा। ओवैसी ने कहा असम सरकार मुस्लिम विरोधी है, भेदभाव करती है। हेमंता ने कहा मुस्लिम मदरसे नहीं, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं ये चाहता हूं। ओवैसी ने कहा 6 साल में असम सरकार ने कितने स्कूल खोले हैं जरा बताएं। हेमंता ने कहा असम में लव जिहाद को खत्म कर रहा हूं। ओवैसी ने कहा मैं लव में जिहाद जैसी बात नहीं मानता हूं। हेमंता ने कहा भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। ओवैसी का कहना है यूसीसी से डराया जा रहा है, मुसलमानों को ठिकाने लगाने की कोशिश है। हेमंता का कहना है कि 4-4 शादियां अब नहीं कर पाएगा कोई। ओवैसी ने कहा सबसे ज्यादा हिंदुओं की दूसरी पत्नियां हैं, मुसलमानों की नहीं। अब जरा सुनिए दोनों को। आज हम असम में लव जिहाद का खिलाफ काम कर रहा हूं। असम में हम मद्रसा एजुकेशन को बंद करने के लिए काम कर रहा हूं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आने वाला है और मैंने ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूँ 600
जो मदरसा एक साल में मैं बंद करने वाला हूँ, ये मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। मदरसों में कितने पढ़ते हैं मुसलमान? चलिए मदरसे अगर आपकी बात है तो स्कूल खोलिए ना मुसलमानों के लिए, स्कूल खोल के दिखाइए। स्कूल नहीं खोलेंगे, मुस्लिम इलाकों में पुलिस स्टेशन खोलेंगे, अस्पताल की जगह शराब खाने खोलेंगे और आप कहेंगे टेररिज्म। तो फिर आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपए मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको पहले। 120 करोड़ रुपए देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। आइए अब मैं आपको बताता हूं क्या कुछ एक्शन लिया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने अब तक असम में। हेमंता ने मदरसों पर लगातार कार्रवाई की है, कहा है कि नए भारत को मदरसों की जरूरत नहीं है। 2020 में हेमंता असम में एक विशेष कानून लाए, सरकारी मदरसों को नियमित स्कूल में बदल दिया गया। असम के कई मदरसों को बुलडोजर से ढहा भी दिया गया। मदरसे में जिहादी गतिविधि चलाने के आरोप लगे। बोगाई गांव जिले में एक मदरसे को हेमंता ने गिराया। पुलिस ने मदरसे के एक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। असम के बारपेटा में भी एक मदरसे पर बुलडोजर चला है। जरा सुनिए एआईयूडीएफ के सेक्रेटरी क्या कुछ कह रहे हैं। असल में हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ये कांग्रेस के थे, इनका ब्लड कांग्रेस का ही है। अब ये बीजेपी को डुबाएंगे। यहाँ असम में जो सरकारी मदरसा थे, जो इंडिपेंडेंस से पहले से चला रहा था, उसको इन्होंने बंद किया है। भाई आपकी सरकार है, सरकारी मदरसा है, आप तनख्वाह दे रहे थे, जबरदस्ती आपने उसको बंद किया। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।